नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले की क्लास में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति का, उसमें पूर्व की क्लासों में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें से हमने आपातकालीन शक्तियां और सामान्यकालीन शक्तियां उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं का मैटर है कि सामान्यकालीन शक्तियों में और क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो देखिए दोस्तों, उनमें से हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां, उन्हीं को कहते हैं राजनयिक शक्तियां। उन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो अपन कंटिन्यू इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, मित्रों इनको कूटनीतिक शक्तियों को ही क्या कहा जाता है? राजनयिक शक्तियां। इनका क्या नाम है? राजनयिक शक्तियां। कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, कौन सी राजनयिक शक्तियां होती हैं। तो देखिए, व्यवहारिक रूप में भारत के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप में शक्तियां सभी दी गई हैं। मतलब संपूर्ण हमारा जो भारतीय संविधान बना हुआ है उसमें लिखित रूप में ब्रिटेन के मॉडल को अपने भारतीय मॉडल में फॉलो किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन की जो व्यवस्था है लगभग वो व्यवस्था यहां पर राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार की गई है। दोस्तों, हमारे संविधान में होता क्या है कि संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में लिखित रूप में तो निहित हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद, भारत का प्रधानमंत्री उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हमने देखा है पहले भी आपातकालीन शक्तियों में भी कि व्यवहारिक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, भारत का प्रधानमंत्री ही करता है। वैसे ही इन कूटनीतिक शक्तियों में भी क्या होता है कि कौन कौन सी कूटनीतिक शक्तियां होती हैं। देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो कूटनीतिक शक्तियां हैं, आपने सुना होगा कि भारत के राष्ट्रपति ने उस देश में, विदेशों में, इंग्लैंड में, आपके अमेरिका में, इजराइल में, वहां पर राजदूतों की नियुक्ति की है। क्या की है? राजदूतों की नियुक्ति। तो देखिए दोस्तों, इसमें विदेश से जो ये कूटनीतिक शक्तियां हैं उसमें कौन सी शक्ति है कि विदेशों में राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। जो भारत के व्यक्ति होते हैं उनको दूसरे देश में राजदूत के रूप में नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये शक्ति कौन सी होती है? उसकी कूटनीतिक शक्ति होती है। तो ये याद रखना है। लेकिन व्यवहारिक रूप में फिर से मैं बता देता हूं आपको कि इन शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन नाम से किसके होते हैं? राष्ट्रपति के रूप से। क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें लिखित रूप में राष्ट्रपति के पास ये तमाम शक्तियां होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग मेरे दोस्तों करता कौन? प्रधानमंत्री करता है। तो इसी कड़ी को अपन देखें कि राजदूतों की नियुक्ति, उनका जो विदेशी जो राजदूत हैं, यानी आप देख लो किसी भी देश का, फ्रांस का देख लो, चीन का देख लो, इजराइल का देख लो, वहां का व्यक्ति भारत में राजदूत नियुक्त होता है तो उसको वेरीफाई भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कि उस व्यक्ति को, फ्रांस के व्यक्ति को भारत में राजदूत नियुक्त किया है, उसको मान्यता प्रदान कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों कि विदेशों की राजदूतों की नियुक्ति को भारत में मान्यता
राष्ट्रपति प्रदान करता है, राष्ट्रपति प्रदान करता है। तो ये याद रखना है। देखिए विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। इधर विदेशी देशों के राजदूतों की नियुक्ति को मान्यता भारत में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है। ये शक्तियां कौन सी हैं? कूटनीतिक शक्तियां कहा जाता है इनको राजनयिक शक्तियां कहा जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, भारत का विदेशी देशों के साथ, भारत का विदेशी देशों के साथ, विदेशी देशों के साथ संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, नाम से किए जाते हैं। देखिए ये संधि समझौते कौन करता है? प्रधानमंत्री भी करता है, राष्ट्रपति भी करता है। लेकिन तमाम जो विदेशी देशों के साथ जो संधि समझौते हुए हैं उनको किन के नाम से किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। मान लो कि भारत का अमेरिका के साथ किसी भी कारण से रक्षा क्षेत्र का हुआ हो, किसी भी ट्रेड में व्यापार के लिए समझौता हुआ है, उन सभी को मान्यता राष्ट्रपति के नाम से ही मिलती है। जी करके आए भारत का प्रधानमंत्री, किया जाए भारत का प्रधानमंत्री करे, लेकिन मेरे दोस्तों होता क्या है? राष्ट्रपति के नाम से मान्यता दी जाती है। किसी भी देश के साथ संधि समझौता, कोई भी समझौता करे, संधि करे, ये इसी के नाम से। और किसी देश के साथ संधि समझौता को तोड़ना हो तो भी किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। भाई किया भी जाता है राष्ट्रपति के नाम से और तोड़ा भी जाता है किसके नाम से? राष्ट्रपति जी के नाम से किया जाता है। मान लो कोई भी देश है, नेपाल, भूटान या कोई भी मॉरिशस, सेशल्स, किसी के साथ हमारा कोई समझौता तोड़ना है, कोई संधि को तोड़ना है, तो वो भी किसके नाम से की जाएगी? किसके नाम से तोड़ी जाती है? राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति ने किसी देश के साथ ही संधि को तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है, इस समझौते को समाप्त कर दिया। चाहे भारत का प्रधानमंत्री करके आए, लेकिन नाम किसका होगा? नाम तो होगा राष्ट्रपति का। ये भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है? कूटनीतिक शक्तियां हैं। तो इनको याद रखना है कि राजदूतों की नियुक्ति करना विदेशों में, विदेशी देशों के राजदूतों की नियुक्ति को मान्यता प्रदान करना, ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति। विदेशी देशों के साथ संधि समझौते करना तथा विदेशी देशों के साथ संधि समझौतों को तोड़ना, ये सभी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और ये मेरे दोस्तों कौन सी शक्तियां होती हैं? कूटनीतिक शक्तियां होती हैं। आपने अच्छे से इसको समझा है कि कूटनीतिक शक्तियां कौन सी होती हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि एक होती है सैनिक शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है? सैनिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां। इसमें देखना कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सैनिक शक्तियां होती हैं, ये देखना है आपको। आपने दोस्तों पहले आपने पढ़ा आर्टिकल 53 पढ़ा था और अच्छे से आपको याद भी है, और 53 आते ही आपको पता भी लग जाता है कि यहां पर सैनिक शक्ति कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। देखिए यहां आर्टिकल 53 में ही क्या लिखा हुआ है? इसी आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उनका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करता है, ये बात है। और इसी आर्टिकल 53 में मेरे दोस्तों क्या है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, अब तीनों सेनाएं कौन से हैं? तीनों सेनाओं, थल सेना है, आपकी जल सेना है और आपकी नभ सेना है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर? सुप्रीम कमांडर कौन होता है मेरे दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति होता है। और ये आर्टिकल 53
ये शक्ति प्रदान करता है, नहीं तो हर कोई थोड़ी हो जाएगा भारत के तीनों सेनाओं का, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 53 ये प्रोविजन करता है कि तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो भारत का राष्ट्रपति ही होगा। तो आपको समझ में आई ये बात कि तीनों सेनाओं का ये सुप्रीम कमांडर होता है, वो आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखिए, तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च अध्यक्ष होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के ही जो प्रमुख होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं, देखिए तीनों सेनाओं, अब तीनों सेनाओं का नाम आते ही आपको समझ में आ जाता है कौन सी है? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इस वायु सेना को नभ सेना बोल सकते हैं। देखिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों, अध्यक्ष कह दो, इनको प्रमुख भी कहा जाता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। देखना कि तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इन तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम होते हैं, प्रमुख होते हैं, इन सबकी नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये जो भारत के राष्ट्रपति के पास प्रमुख जो सैनिक शक्तियां थी, आपने देखा है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और ऐसा जो प्रावधान करता है वो भारत के संविधान का आर्टिकल 53 करता है। दोस्तों, इसी में क्या है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो अपन शक्ति देखेंगे कि राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्तियां। अब देखना, आपको समझना है अच्छे से, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है। आते भी है क्वेश्चन यहां से, राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्तियां। प्यारे दोस्तों, सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है कि संविधान में जैसे आपने 352, 356, 360 ये सारी बातें कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्तियां, ये सब आर्टिकल में प्रोविजन अपने देखे, जहां जहां भी था अपने डिटेल से देखा है। लेकिन जो राष्ट्रपति की ये सविवेकीय शक्तियां हैं, कहीं भी भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। पहली बात तो ये याद रखना है, क्योंकि कथन कारण का यदि क्वेश्चन आए कि सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है और फिर लिख दें कि इसका प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया है, तो क्या दोनों कथन सत्य हैं या असत्य हैं? तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, कहीं भी वर्णित नहीं है। नंबर पहला तो अपन यही लिख लेते हैं, सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में वर्णित नहीं है। प्यारे मित्रों, यहां से ये क्वेश्चन, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो कैसा टफ क्वेश्चन बन के आ जाए, आपका गलत नहीं होगा। सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में वर्णित नहीं है, उल्लेखित नहीं है। फिर भी दोस्तों, ऐसी भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती हैं कि वो सविवेक से प्रयोग कर सकता है। देखिए कौन कौन सी हैं सविवेकीय शक्तियां। मैंने बताया आपको कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है।
अब ये संसदीय शासन व्यवस्था ली कहां से गई थी? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भाई ब्रिटेन में जैसा मॉडल अपना रखा है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अपना रखा है वो ही भारत के संविधान में अपनाया गया है। भारत का संविधान लिखित रूप से शक्तियां किसको प्रदान करता है? शक्तियां किसको प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। देखिए प्यारे मित्रों, इसको अच्छे से समझना है कि संविधान में जो लिखित रूप है, अपने पहले पढ़ा ना कि आर्टिकल इसमें ये कहा जाता है राष्ट्रपति ऐसे प्रयोग करता है, तो संविधान में तो लिखा हुआ है उन शक्तियों का कि लिखित रूप से ये शक्तियां किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री इन शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। भाई जो संविधान में शक्तियां दे रखी हैं लिखित रूप में राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक रूप से इनका प्रयोग भारत का पीएम करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। प्यारे दोस्तों, इसमें होता क्या है, अब ये संविवेकी शक्तियां कौन सी हैं इसके बारे में अपन देखिए चर्चा करते हैं। पहले तो क्या था कि मंत्रिपरिषद कोई भी विधेयक पारित करके और भेज देती, तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां थी कि वो उस शक्ति पे उस पे हस्ताक्षर करे या नहीं करे किसी विधेयक पर। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। आपको पता है कि आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है किया गया है 42वां, और सबसे विवादित है और सबसे बड़ा है, और इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दिया जाता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। प्यारे मित्रों, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रोविजन कर दिया गया भारत के संविधान में कि भारत का राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो गया। ये याद रखना है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 42 1976 में। प्यारे दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए तो बाध्य है, लेकिन वह किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन सी शक्ति दे दी भारत के राष्ट्रपति को? पुनर्विचार की शक्ति दे दी। अब अपन पढ़ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी संविवेक की शक्तियां होती हैं। ये शक्तियां हमें देखना है। ये दो बात आपको अच्छे से कन्फर्म से समझ में आना चाहिए कि एक तो संविवेक की शक्तियां संविधान में वर्णित नहीं है, उल्लेखित नहीं की गई हैं। नंबर 2 बात है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ये प्रोविजन करता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। नंबर 2 बात मेरे दोस्तों क्या है कि बाध्य है, उसके बाद राष्ट्रपति को कुछ मतलब वो होता ना कि ढील दी गई, छूट दी गई कि वह किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पहले तो गया हस्ताक्षर करने ही पड़ते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन 44वें के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह पुनर्विचार की शक्ति प्राप्त हुई कि वह एक बार साधारण विधेयक को वापस लौटा सकता है। ये याद रखना आप। अब देखिए संविवेक की शक्तियों में अपने को जो मेन जो टॉपिक अपना कि कौन सी संविवेक की शक्तियां हैं कि भारत का राष्ट्रपति है वह किसी दल को, कोई मान लो कोई पार्टी है, कोई दल या कोई गठबंधन है, ठीक है, कोई
गठबंधन है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहां पर क्या किया गया कि जैसे 400 सदस्य चुनाव लड़े, सरकार किसकी बनेगी? जिसके पास 201 ये बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी मेरे दोस्तों। जैसे हमारे 543 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं, ठीक है मेंबर, 272 सदस्य जिस पार्टी के, जिस दल के या जिस गठबंधन के होंगे, ऐसी स्थिति में उसी गठबंधन, उसी दल का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनता है। मतलब ये 272 सीट होनी चाहिए, सदस्य होने चाहिए किसी के पक्ष में, तभी ही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अब देखिए मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है कि यदि किसी दल या किसी गठबंधन, अब आपको आएगा कि यह गठबंधन क्या होता है भाई, बहुत सारे दल मिलकर एक से अधिक 5, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50 कि जितने भी दल हैं वो एक साथ मिलकर गठबंधन कर लें, बहुत सारे मिलकर। जैसे अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहेंगे, ये एनडीए की सरकार है। ये कौन सी सरकार है? एनडीए की। ये एनडीए की सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है ये, कि बहुत सारे, इसमें लगभग 40 से ऊपर दलों का गठबंधन है और 40 से ज्यादा दलों के गठबंधन की सरकार भारत में अभी चल रही है। वैसे हालांकि 303 सीट इनके पास स्पष्ट बहुमत की थी, लेकिन इन्होंने गठबंधन बना रखा है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो दोस्तों या तो किसी एक दल को, या फिर ये जो दल भी बनाया गया है, मान लो कोई एनडीए है, एक तो मेन गठबंधन आपका, एक है यूपीए, एक है यूपीए। इसको तो किसने बना रखा है? बीजेपी ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में बनाया था, ये गठबंधन की स्थापना की थी। ये 2004 में इसकी स्थापना सोनिया गांधी ने की थी, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये दो गठबंधन मेन लिए अपने देश में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसका गठन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा, 2004 में। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब इनमें बहुत सारे दल हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर कि इस यूपीए का बहुत सारे दलों का गठबंधन था, इसको नहीं मिला है, इसको बहुमत नहीं मिला कि ये सरकार बना ले। इधर एनडीए को गठबंधन मिला, मतलब इसकी इतनी सीटें थी कि ये सरकार बना सकता है। अपन क्या देख रहे हैं कि किसी एक दल या गठबंधन को सरकार बनाने लायक कोई भी बहुमत नहीं मिले। जैसे मान लो ये गठबंधन है और भारत में 272 व्यक्ति सांसद होंगे, उसी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। किसी दल को भी नहीं मिले, किसी गठबंधन को भी नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपने सब विवेक से किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि किसी दल को या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति किसी बड़े दल के व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपने स्वविवेक से, खुद के मन से किसी व्यक्ति को वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, उसको शपथ दिला सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, लेकिन दोस्तों फिर बाद में क्या होता है कि जिसको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो प्रधानमंत्री को जिसको नियुक्त किया गया है उस व्यक्ति को एक निर्धारित समय देता है, और वो निर्धारित समय भी राष्ट्रपति की सविवेक की शक्ति है, वो कितना भी समय दे सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है उसको कहा जाता है कि आपको 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, ये समय निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। उसके पास सविवेक की शक्ति है कि ये इस समय के भीतर भीतर आपको जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है उसको बहुमत साबित करना ही पड़ेगा। एक बार तो अपने सविवेक की शक्ति से उसने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, इधर से ये समय भी उसने सविवेक की शक्ति से ही दे दिया।
कि इस टाइम में यदि फिर वह प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो प्रधानमंत्री पद से हट जाता है। और यदि बहुमत सिद्ध कर देता है, बहुत सारे दलों को मिलाकर होना कितना चाहिए, 272 होना चाहिए, या टोटल जितने उस समय इलेक्शन हुए हैं उसके आधे से प्लस का एक का बहुमत होना चाहिए। मान लो जैसे 300 सीटों पर चुनाव है तो कितना होना चाहिए, 151 का बहुमत होगा यहां पर। तो ये समय निर्धारित करने की शक्ति भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और प्रधानमंत्री को यदि कोई किसी दल को या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। ये संविवेक शक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि किसी प्रधानमंत्री जो कार्यरत है और वह कार्यरत प्रधानमंत्री कार्य चल रहा है उसका और आकस्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, आकस्मिक रूप से अचानक आकस्मिक रूप से पीएम की मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में फिर जैसे प्रधानमंत्री मर गया मान लो और उसके मरने के बाद में कोई सर्वे मतलब एक चुनाव हुआ, उनमें से कोई नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति अपनी संविवेक की शक्ति से क्या करता है, किसी भी उनके दल में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास संविवेक शक्ति होती है कि आकस्मिक रूप से पीएम की मृत्यु होने पर अब आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी और उस समय इंदिरा गांधी की आकस्मिक रूप से मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई, तो उस समय किसी भी उनके दल का कोई ऐसा नेता नहीं था कि इनके बाद में ये प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकारी होगा, ये बनेगा, कोई सर्वोपरि नेता नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में उस समय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने अपने संविवेक से नियुक्ति कर दिया था कि इस व्यक्ति को, फिर बाद में हालांकि उनके दल ने उनको सर्वोपरि अपना नेता भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति के पास क्या होती है दोस्तों, संविवेक की शक्ति होती है कि ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि यदि भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है और उस समय कोई विधानसभा या लोकसभा का पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें कि चुनाव करवाया जा सकता है कि चुनाव नहीं हो। एक क्या होता है कि आर्टिकल 65, इसको आपको याद रखना है कि आर्टिकल 65 ये क्या कहता है। एक है आर्टिकल 62 कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग से हटा दिया जाए। तो यहां क्या है कि यदि राष्ट्रपति, आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया है तो 6 माह के भीतर उस पद को भरा जाना चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है कि ये 6 माह का समय दिया है। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन में कि भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से मृत्यु से, त्याग पत्र से या महाभियोग से रिक्त हो गया है तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। और ऐसी कंडीशन भी आई थी कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो फिर वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। तो ये प्रमुख जो अपने संविवेकीय शक्तियां पढ़ी हैं, सैनिक शक्तियां पढ़ी हैं और आपकी कूटनीतिक शक्तियां पढ़ी हैं। तो दोस्तों हमने जो ये 3 प्रमुख, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। मैंने आपको संविवेकीय शक्तियों के बारे में तो बता भी दिया है कि संविधान में इनका कोई भी लिखित प्रावधान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के मॉडल को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया है संसदीय व्यवस्था में। तो लिखित रूप में तो जो शक्तियां हमने पढ़ी हैं वो अपने हर आर्टिकल वाइज पढ़ी हैं, लेकिन ये संविवेकीय शक्तियां आपको याद रखना है। इन 2-3 कंडीशन में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आज की जो हमने ये क्लास है उसमें 3-4 शक्तियों का महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन किया है और इसके बाद में हम राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। जब तक मैं आपसे लेता हूं विदाई, धन्यवाद।